हम्म। शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है ना? काफ़ी लोग सुनते हैं, शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है। तो सवाल ये शेयर मार्केट में रिस्क कितना है ना? काफ़ी लोगों को ये सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएँ, इन्वेस्ट करें तो कितना रिस्क है? देखिए, मेरे ख्याल से ना कितना रिस्क है वो तो बाद की बात है। सबसे पहले रिस्क है क्या? उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? तो अगर आपको ये पता लग जाए कि से शेयर मार्केट में रिस्क एक्चुअली किस बात का है, क्या है? तो शायद आप लोगों को इतना लॉस ना हो, ठीक है? आप अपने लॉस को बचा सकते हो। शेयर मार्केट से पैसा भी कमा सकते हो। इट्स नॉट अबाउट रिड्यूसिंग द लॉस ओनली। आप वहाँ से अच्छा पैसा कमा भी सकते हो, है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्योंकि हमारा ओवरऑल ए टू मोटिवेशन का मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि आपको फिज़िकली, मेंटली और इकोनॉमिकली, मॉनेटरी टर्म से आपको स्ट्रेंथन किया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में पैसा कमा सको। और वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको मोटिवेशन देते हैं, ठीक है? हम आपको फैक्ट बताते हैं, जिससे आपका दिमाग तेज़ होता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक और बीड़ा उठाया ए टू मोटिवेशन पे कि हम आपको बताएँ कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है, ठीक है? किस तरह से क्या करें ऐसा कि आपका पैसा आपके लिए अर्न करे? आप रात को सो रहे हैं आराम से और आपका पैसा आपके लिए कमा रहा है। अगर ऐसा कुछ हम लोग कर लें, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो हमारा वही वही मकसद है और इसी वज़ह से हम लोग रेगुलरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतने ज़्यादा सेशंस मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीक में 1 सेशन तो करते ही हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने इंस्पायर किया है कि आप जैसे मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में मेरा खुद का डीमैट अकाउंट है। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। शेयर मार्केट में अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को पिक करके मैं खुद भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, है ना? तो मैं रिस्क की कैलकुलेशन कैसे करता हूँ? क्या है रिस्क? है ना? तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूँ और आज का मकसद हमारा यही है कि हम लोग रिस्क के बारे में समझें कि शेयर मार्केट में एक्चुअल रिस्क है क्या? समझ रहे हो? वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप समझ लोगे, तो आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे, आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूँ, मैं यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शिवा मोटिवेशन है जीडब्ल्यू है, आशीष वर्मा है। आज आपके सवालों के मैं जवाब भी दूँगा, जो अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कृष्णा है, गेमिंग है, हाय। सो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिख के बताओ। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? अगर मैं कहूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कोई आंसर देगा? शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? ओके, शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? ज़रा देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? यस, शर्मा मानव ने बताया देखिए, शर्मा मानव ने क्या लिखा कि पैसा डूब जाएगा, है ना? ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है कि पैसा डूब जाएगा हमारा या हमने जो पैसा लगाया है वो खत्म हो जाएगा। मेबी हो सकता है कि वो पैसा जो कंपनी पे हमने लगाया है वो कंपनी डूब गई, मेरा पैसा डूब गया। लेकिन वो रिस्क नहीं है, भाई वो तो रिस्क का रिज़ल्ट है। आपने जो रिस्क उठाया उसका रिजल्ट है कि आपका पैसा डूब गया। वो रिस्क नहीं है। तो सवाल ये है कि रिस्क क्या है? अगर हमें रिस्क के बारे में पता लग जाए, ठीक है? तो शायद हमें आने वाले टाइम में लॉस तो हम लोग रोक ही लेंगे, साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके। तो ये रिस्क नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, ये तो रिस्क का आउटकम है, ये तो रिस्क का रिजल्ट है। क्योंकि आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया, क्योंकि आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी गलती की है हमने। तो आज हम लोग समझेंगे रिस्क के रिजल्ट को नहीं, रिस्क क्या है? एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल क्या है ना ये 2020 में जैसे पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद क्या है ना ये एक एक क्योंकि सब लोग घर पे थे तो ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और इसके बारे में सेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? सो इसके बारे में सेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके बारे में ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो वीडियोज़ बनाते हैं, शेयर मार्केट के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ किस पे मिलता है? मल्टी बैगर। इस पे पैसा लगाओगे तो रातों-रात करोड़पति बन जाओगे और मल्टी बैगर में ऐसी कंपनीज़ का नाम बताते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुनी नहीं होती। उसको मल्टी बैगर बताकर वो खुद शायद खरीद रहे होते हैं कि नहीं खरीद रहे होते हैं, इसको पता नहीं है। लेकिन आप खरीद लेते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हो? और क्या बोलते हैं? रिस्क है तो इश्क है। इस चक्कर में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो पेनी स्टॉक्स हैं उसको खरीद के मल्टी बैगर बता के आप खरीद लेते हो और बाद में आप जब वो कंपनी डूबने लगती है, उसका शेयर नीचे आने लगता है, आपको लॉस होने लगता है तो आप घबरा जाते हो और फाइनली आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि इसी तरह से मल्टी बैगर के चक्कर में अपना पैसा गवा देते हैं। और ये बात सच है, सबको पता है इस बात का। और अगर आप सर्च करोगे ना शेयर मार्केट के ऊपर मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो आपको खूब बथेरे मिल जाएंगे वीडियोस जो मल्टी बैगर के नाम पे आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट स्टॉक्स बताते हैं जिसमें आपका पैसा कभी कभार डूब जाता है। तो आपको मल्टी बैगर के चक्करों में नहीं पड़ना, स्पेशली पेनी स्टॉक्स के चक्करों में नहीं पड़ना। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा रिस्क उठाएंगे तभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ले देखिए देखिए आपका मकसद क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो, जरा ध्यान से समझना। वो समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्यों क्यों पैसा लगा रहे हो? क्योंकि आपके पास कुछ एक ऐसा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, और आप चाहते तो उस पैसे को कहां रख सकते थे, एफडी में रख देते, लेकिन उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका कोई रिटर्न नहीं है। 3 से 4% का आजकल तो एफडी का इंटरेस्ट हो गया, क्या फायदा उसका? आप चाहते हो थोड़े ज्यादा रिटर्न, थोड़े ज्यादा में ज्यादा की लालच मत कर लेना। मतलब आप चाहते हो जो एफडी से रिटर्न मिल रहा है उससे तो कम से कम ज्यादा मिल जाए। ठीक है? या तो आप एफडी आरडी में डालते हो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालते हो। आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो? चलो हमें 10 से 15% रिटर्न भी अगर मिल जाता है ना, तो हमारा काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। लेकिन कई लोग है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमें ना इतना रिस्क नहीं उठाना है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट आपके दिमाग में ये निकाल दूं कि शेयर मार्केट में रिस्क ये नहीं है कि आप पैसा गवा दोगे। ये तो उसका आउटकम है। रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? और अगर आपको रिस्क पता लग जाए तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और अगर कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आप लॉस तो रोक ही लोगे, अपना प्रॉफिट और कर लोगे। ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट के बारे में इतनी बात होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क का पता लग जाएगा तो आप पैसा कमा पाओगे। पर सवाल यह है कि आप रिस्क का पता लग जाए और पैसा कमा पाओगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका खुद का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और मेरा सवाल यह है कि कितने लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया है? अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या है, 4 या 5 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। आप शेयर मार्केट से डरो मत। आज मैं रिस्क के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर किस तरह के रिस्क होते हैं। अगर आपको वो रिस्क समझ में आ गए ना, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपका खुद का अगर बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, तो जाके डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो। बहुत सारे लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है। और ईमानदारी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के किस किस का डीमेट अकाउंट है और किस किस का नहीं है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अपस्टॉक्स का, एंजल्स का। दोनों के लिंक दिए हैं, फटाफट से जाओ वहां पर आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवाओ। मैं आपको अपस्टॉक्स के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि टाटा जैसे, रतन टाटा जी की, मतलब टाटा जी ने भी उनमें इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स के अंदर। मैडम एंजल्स में भी खुलवा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहता हूं कि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि अगर मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाता, तो मैं अब 100 रुपए भी लगा रहा होता ना, तो आज मैं शायद करोड़पति हो चुका होता। है ना? क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 2002 में रिलायंस का शेयर अगर 20 रुपए का था, 2002 में, तब मैं भी स्कूल के अंदर था, पर अगर मुझे पता लग जाए तो मैं लगाता। ठीक है? 2002 में, ठीक है, रिलायंस का शेयर 20 रुपए का था और आज रिलायंस का शेयर 2200 रुपए का है। तो आप सोचिए पर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें उम्र की ये नहीं सोचना कि मैं स्टूडेंट हूं। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, और अगर नहीं भी हो, आपको मार्केट की समझ है, अपने पापा के नाम से खुलवा लो, 100 रुपए लगाओ। पापा बोलो, पापा आप अपना पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, मैं आपके नाम से खुलवा लेता हूँ। ठीक है? और आप अपनी बोला, मैं अपनी पॉकेट मनी लगाऊंगा जो आप मुझे देते हो। पापा अगर नहीं लगाते हैं, छोड़ो ना उनको, आप अपनी पॉकेट मनी लगाओ और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पापा के डीमेट अकाउंट से। एक दिन पापा को आप कार गिफ्ट कर रहे होगे। तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और वो सारी चीजें आज आप लोग बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाओ अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो। ठीक है? अब स्टॉक्स में जाके खुलवा सकते हो। और एक और मजेदार बात है, अगर आप अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खुलवाते हो या फिर एंजल्स में खुलाते हो, जो कि लिंक गिवन है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपके लिए एक चांस है आईफोन जीतने का। 25 तारीख को उसकी अनाउंसमेंट होगी कि आईफोन कौन जीतेगा। तो फटाफट से जाओ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। चलो, अब हम बात करते हैं कि भैया अगर पैसे को लूज करना रिस्क नहीं है, तो रिस्क क्या है शेयर मार्केट में? उसको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो शेयर मार्केट गिरता कब है? आपने कभी सोचा है शेयर मार्केट गिरता कब है? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे आसपास हो जाए, एकदम से ही उसका इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। आप कभी कभार देखना होता क्या है, मान लो जैसे एग्जांपल देता हूं, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट अब होगा क्या? वॉर हुआ तो वॉर होने की वजह से क्या होगा? बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे सीधा शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है।
आप कभी गौर करना, कभी कहीं वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया-पाकिस्तान वॉर। किसी अलग तरह कहीं अलग भी कॉन्टिनेंट में वहाँ पर अगर कोरिया के यहाँ पर भी वॉर का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो कोरिया की जो कंपनी है उसके शेयर गिर जाएँगे। समझ रहे हो? क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है, सारी चीज़ों पे बैन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप ये ना इन सब चीज़ों पे गौर करो कि एक्चुअली शेयर मार्केट गिरता कब है? ठीक है? वॉर हो गया, गिर जाएगा। पैंडेमिक आ गई, जैसे अभी कोरोना का टाइम आ गया था। एकदम से आपको पता है जब कोरोना का टाइम आया था, जिसमें शटडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे अचानक से आपका जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था। आपने कभी गौर किया? तो वॉर आने पे गिरता है, पैंडेमिक आने पे गिर जाता है, कहीं कहीं कुछ बेसिकली जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल कैलेमिटी होगी, कैलेमिटी बोलते हैं उसको। नेचुरली अगर कुछ हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उससे शेयर मार्केट पे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनसे शेयर मार्केट गिरता है। अच्छा, और किस वजह से शेयर मार्केट गिरता है? और रीज़न कौन-सा हो सकता है? अचानक से शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर कब गिरते हैं? जब बैंक ने किसी सेबी ने किसी कंपनी को रेगुलेटरी या फिर फॉल्टी घोषित कर दिया, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बदल दिए, या फिर गवर्नमेंट ही बदल गई। आपने देखा होगा 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल जाती है। तो अचानक से गवर्नमेंट बदलती है तो उनके रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं। तो उससे भी शेयर मार्केट गिरता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट गिरने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। भई आप थोड़ी भूकंप आए तो आप क्या कर लोगे? सुनामी आई तो आप क्या कर लोगे? गवर्नमेंट बदल गई तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कई रिस्क हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? तो वो जो अनकंट्रोलेबल है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कंट्रोलेबल है, उनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो डेफिनिटली क्या होगा? हम हम क्या कर सकते हैं? अपने लॉस को तो कम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट हमें लॉस होगा ही नहीं, और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो आज हम लोग यही समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं, मतलब हमें लॉस हो ही नहीं इन फ्यूचर, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो फाइनली, पैसा डूबना इज नॉट अ रिस्क, पैसा डूबना इज आउटकम, कि आपने रिसर्च ही नहीं किया। तो रिस्क किस किस तरह का होता है, कितने कितने का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में दो तरह का रिस्क होता है। पहला रिस्क तो क्या होता है? पहला रिस्क होता है बेसिकली कि भाई अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिससे शेयर मार्केट गिरेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है? जैसे कि अखबार में किसी कंपनी के लिए कोई हेडलाइन छप गई, समझो, उसका मैनेजमेंट खराब है या फिर कुछ फ्रॉड हो गया है उस कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। जब अखबार में कोई खबर छपती है, तो अचानक से उस कंपनी के शेयर गिरते हैं। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अंदर ही कहीं फ़ॉल्ट है, तो आप क्या कर लोगे? ये अनकंट्रोलेबल है। लेकिन उस टाइम पे वो शेयर गिरेगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा, सेबी ने कोई रूल रेगुलेशन बदल दिए, या सेबी ने किसी को वार्निंग दी है, ऐसे केस में वो शेयर गिरता है। तीसरा, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से शेयर गिरता है। चौथा, अगर गवर्नमेंट बदली, तो टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस बदलेंगे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर गिरता है। पाँचवाँ, इन्फ्लेशन की वजह से, अगर कोई चीज़ महँगी होती जा रही है, जैसे पेट्रोल, डीज़ल के दाम महँगे होते चले जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ महँगी हो रही है, तो उसका यूज़ कम हो जाएगा, जिससे शेयर गिरता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से शेयर गिरता है, बट उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। इन दैट केस होता क्या है ना, जब कोई एक पर्टिकुलर वजह होती है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है, तो उस इंडस्ट्री के सारे शेयर गिरते हैं। इनफैक्ट मान लो पैंडेमिक आ गया, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर ऐसा नहीं था कोई 1 या 2 सेक्टर के शेयर गिरे थे, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। अच्छा, बुरा, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल क्या है? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? कंट्रोलेबल ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है। टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया। वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया। वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गाँठ बाँध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊँगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूँगा।
समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊँगा। सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊँगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों-रात बढ़ने वाला है। टिप पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गँवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज़ होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमैट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना चलो आप और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसीआई खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना? येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए। लेकिन आपने बैंक ही सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी। जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा? सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। आपको क्या करना है? थोड़े बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लिए अच्छे-अच्छे, थोड़े एफएमसीजी सेक्टर के शेयर ले लिए, थोड़े ऑटो सेक्टर के शेयर ले लिए, समझ आ रहा है? कोई पीएसयू सेक्टर के शेयर ले लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर ले लिए, ठीक है? म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर के शेयर ले लिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अपने सेक्टर वाइज़ भी डाइवर्सिफाई करो कि मेरे पास सारे के सारे सेक्टर हो और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये सीख मुझे कब मिली थी? जब मैंने येस बैंक में अपना मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जितना पैसा था उसमें से 80% शुरू की बात बता रहा हूँ जो पहले दिनों की। जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 80% पैसा मैंने शेयर मार्केट में येस बैंक पर लगा रखा था। जब येस बैंक डूबा, मतलब मेरा 80% पोर्टफोलियो का पैसा डूब चुका था। मैंने वहाँ से क्या सीखा? मैं भागा नहीं। मैंने वहाँ से ये सीखा कि पहली बात तो अब ये जो लॉस हो गया, जो हो गया। सबसे पहले तो एक ही कंपनी में पैसा कभी मत लगाओ। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और कई बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बड़े-बड़े इन्वेस्टर या जो भी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 3 या 4 सेक्टर या कम से कम 15 या 20 कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। कई लोग उससे कम में भी, लेकिन 15 या 20 कंपनी में जो पैसा लगा होता है, आपका पैसा जब डाइवर्सिफाई होता है ना, तो आप सेफ ज़ोन में रहते हो। आप ये कभी मत सोचो कि मुझे 40, 50 या 100% रिटर्न चाहिए। अगर आपके पैसों में आपको 15% भी हर साल रिटर्न मिल गया, तो भाई आपके 10-15 साल का जो लंबा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सबसे बड़ा रिस्क पहला ये है कि हम रिसर्च ही नहीं करते। दूसरा रिस्क है हम एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लोगे, तो आपका रिस्क फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ मंथली इनकम इन शेयर मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करते हैं? हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें एक्चुअली अपनी इनकम का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं? इतना ज़्यादा शौक हो गया है इस चीज़ में कि पता लगे कि आपको ₹1000 मिल रहा है, ₹900 शेयर मार्केट में लगा दिया। ऐसा कभी मत करो। इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, अपने पैसों का मिसमैनेजमेंट। आपको क्या करना है? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आपकी जितनी भी इनकम है, उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही आप इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। देखो, इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके होते हैं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लगाओ, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाओ, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाओ, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत गोल्ड में लगाओ, ठीक है? थोड़ा बहुत अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाओ, थोड़ा बहुत अपने बिज़नेस में लगाओ। अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ये भी गलत है। तो मतलब क्या है? यहाँ से सीखने लायक बात क्या है? सिर्फ एक कंपनी में पैसा मत लगाओ, सिर्फ एक सेक्टर में भी पैसा मत लगाओ, सारा पैसा शेयर मार्केट में भी मत लगाओ। तो इन्वेस्टमेंट आपको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे करनी होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग सोचते ही नहीं है। ठीक है? आज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने अगर मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रखे? मैंने प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर रखे हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा बहुत अपनी स्किल में, थोड़ा बहुत अपने बिज़नेस में, तो मैंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। भई एक जगह से डूबेगा, सब जगह से थोड़ी डूब जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को
डाइवर्सिफाई करो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी। इज दिस क्लियर? और ध्यान रखो 10% मिनिमम, मैक्सिमम 20%। अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो 20 रुपए से ज्यादा मत लगाओ शेयर मार्केट के अंदर, जरा समझो। अगर ये समझ में आता है तो आपको रिस्क वैसे ही कम हो गया ना अपने आप ही। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, कई लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। देखो अच्छी बात है, अगर आप जिंदगी भर यही काम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट का या शेयर मार्केट का ही काम करना चाहते हो तो बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, ठीक है, उसके लिए पर आपको समझ होनी चाहिए शेयर मार्केट की। लेकिन अगर आप और कोई काम करते हो और आपके लिए पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब समस्या क्या होती है, कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, फटाफट से प्रॉफिट उठा लेते हैं और शेयर बेच देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज 10 रुपए बढ़ा है, कल 20 रुपए बढ़ सकता है और हो सकता है कि साल बाद यही जो 100 रुपए का शेयर तुमने खरीदा, जहां 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मे भी 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए का हो जाए, तुम्हें तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा अपने, अगर अपनी रिसर्च अच्छी करी हुई है, सब कुछ अगर आपने कैलकुलेटेड किया हुआ है, तो वो कंपनी पे भरोसा रखो, वो कंपनी आपको मल्टी बैग रिटर्न भी दे सकती है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, उसी से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? तो सीखने लायक बात क्या है, अनकंट्रोलेबल रिस्क में अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोलेबल रिस्क में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आप देखो, है ना, आपने जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया तो आप देखो। एक बात जरा समझ लो, पिछले 100 सालों में ना काफी कुछ हुआ है। पिछले 100 सालों में वॉर भी हुआ है, पिछले 100 सालों में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पिछले 100 सालों में सुनामी भी आई है, अर्थक्वेक भी आया है, सब कुछ आया है, जिससे शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है और आने वाले इस टाइम पे भी होगा। जब आप शेयर पिक कर रहे हो, तो आप पिछले सालों में रिसर्च करो कि जब वॉर हुआ था, तो कौन से शेयर गिरे थे? कौन से सेक्टर के शेयर सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब वॉर होती है? कौन से सेक्टर के शेयर सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा या फिर पैंडेमिक आएगा? कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब गवर्नमेंट बदलती है? कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब सेबी की गाज गिरती है? सेबी सबसे ज्यादा कंट्रोल या फिर सबसे ज्यादा शिकायतें किस सेक्टर की कंपनियों को करती है? रेगुलेटरीज कहां पे सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे ना, बैंक सबसे ज्यादा फ्रॉड के शिकार होता है, क्योंकि वहां पर लोन दे देते हैं, उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाते, फिर सेबी नया नियम लेके आती है। अगर सरकार बदलती है तो सरकार किस चीज के नियम बदलती है, जाके देखो। अगर आप ये सब चीजें समझ लोगे ना, तो यही तो है ट्रिक। अगर आप ये समझ गए कि सरकार बदलेगी तो कौन से शेयर के सेक्टर्स पे फर्क पड़ेगा, कौन से पे नहीं, तो आप सजग हो जाओगे उस पे थोड़ा कंट्रोल करके। एक और बात बताता हूं, आप पेंडेमिक से सीखो। हमने मतलब मैं जिस जनरेशन से आता हूं, मैंने कभी पेंडेमिक नहीं देखी, पहली बार मैंने पेंडेमिक देखी, ठीक है। और अगर मैंने पहली बार पेंडेमिक देखी तो मैंने क्या सीखा, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि जब पेंडेमिक आएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा लॉकडाउन लग जाएगा। इन दैट केस सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा पता है? एविएशन पे। फ्लाइट व्लाइट सब बंद हो गई, इतना घाटा लगा है। तो जिसके पास एविएशन के शेयर थे, एविएशन समझते हो, जो फ्लाइट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उड़ाती है कंपनियां, उनके भी शेयर, वो भी लिस्टेड है, इंडिगो लिस्टेड होगी शायद, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों के शेयर गिरेंगे, मैं उसमें इन्वेस्ट पूरी तरह से करके नहीं रखूंगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा और क्या गिरा, पैंडेमिक की वजह से सारे मॉल्स वगैरह सब बंद हो गए। आपको पता है, फिल्में बिल्में पहले सोचते थे फिल्में तो क्या रुकेंगी यार, हर सैटरडे संडे को मैं फिल्म देखने जाता हूँ, सलमान खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो डेली जाता हूँ, ठीक है। तो ये आईमैक्स, ये जो आइनॉक्स और ये सब जितने भी पीवीआर सिनेमाज काफी ज्यादा चलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, आइनॉक्स में, पीवीआर में इन्वेस्टमेंट करके रखा था। जैसे ही पेंडेमिक आई, सारे सिनेमाघर बंद हो गए, हालत खराब हो गई, सारे शेयर गिर गए उनके। तो आपको पता लगा, आपने सीखा क्या? मैंने ये सीखा कि जब पेंडेमिक आएगी तो ये शेयर गिरेंगे, तो मैं इनमें तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? आगे आने वाले समय में फिर पेंडेमिक आ गई तो क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में तो सारा बंद ही होने वाला है। तो ना तो फ्लाइटें उड़ेंगी, ना कोई सिनेमा देखने जाएगा। अब ये वापस से शेयर मार्केट में शेयर ये कब उठेंगे? जब सारी सिचुएशन ठीक होगी, हमें क्या पता कब ठीक होगी। पैंडेमिक का अभी तक को भरोसा है, लोग बोल रहे हैं तीसरी लेयर भी आएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर थर्ड थर्ड ये तीसरी ये जो लेयर आ गई, इन दैट केस तो सिनेमा बंद ही रहेंगे। इन दैट केस फ्लाइट भी वापस से बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी गौर करना कि जब पैंडेमिक आई थी तो आईआरसीटीसी के शेयर भी गिर गए थे, क्योंकि सारा रेल बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो फिर भी चलाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन फ्लाइट वगैरह तो
इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में और जब पैंडेमिक और वर्ल्ड वॉर आएगी तो 2 देशों के बीच में गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं, आपको पता होगा। तो जब गतिविधियाँ बंद हो जाती है तो डेफ़िनिटली क्या होगा? फ्लाइट्स बंद हो जाएँगी, कमाई बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट में शेयर गिर जाएगा उस कंपनी का। तो ऐसी कंपनी पे पैसा क्यों लगाऊँ? डोमेस्टिकली कहीं वॉयलेंस हो गया, तो सारा शहर कर्फ्यू बन जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तो वहाँ पर ऐसे शेयर मार्केट में, ऐसे शेयर्स में पैसा क्यों लगाऊँ? अच्छा, अब ये मैंने सीखा पैंडेमिक में। अब मैंने पैंडेमिक में एक और बात सीखी, क्या सीखी? पैंडेमिक जब आई, तो ऐसी कौन-सी कंपनियाँ थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए? सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। एक तो एडटेक कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। आपको पता है स्विगी, ज़ोमैटो अभी ज़ोमैटो का आईपीओ आया है। ये पैंडेमिक के टाइम पे इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। इसके अलावा जो ई ट्रांज़ैक्शंस होते थे, उनकी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा और किसने पैसा कमाया? एफएमसीजी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि घर पे बैठे थे लोग, तो घर पे बैठ के क्या करेंगे? और तो कोई काम है नहीं, तो खाना ही ठूँस लो, समझ आ रहा है? तो खाने-पीने की चीज़ें थोड़ी बंद हो गई। सबको आटा, दाल, चावल चाहिए और मज़े की बात महँगा है तो भी दो, लोग स्टोर कर रहे थे। भई घर पे रहोगे तो ज़िंदा तो तभी रहोगे ना जब तुम्हारे पास खाने-पीने के चीज़ें होंगी। तो लोगों ने क्या किया है, जा-जा के मॉल से, दुकानों से सारा खाने-पीने का सामान खरीदा। तो एफएमसीजी, पैंडेमिक के बाद भी एफएमसीजी कंपनियों में ग्रोथ थी। समझ रहे हो? ज़रा समझो कि कहाँ है। क्या चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ पे नहीं, अगर तुम ये समझ गए तो तुम रिस्क समझ जाओगे कि एक्चुअली रिस्क क्या है, तो तुम्हारा पैसा कभी लॉस नहीं होगा। तो ये मतलब है इसका, आप बारीकियों को सीखो। ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ और हम लोग यही चाहते हैं, छोटी-छोटी नॉलेज भी काम आती है। आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पर 4-5 हज़ार लोग ही थे, लेकिन 4-5 हज़ार लोगों ने मेरी बात सुनी और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सुना और अगर आपको समझ में आ गया, तो आप समझ जाओगे। अच्छा और पैंडेमिक के टाइम पे और किसके शेयर बढ़े? आपको पता है मैं एक बात बताता हूँ, सन फार्मा का शेयर जब तक पैंडेमिक नहीं था, ₹290 तक आ गया था। सन फार्मा कंपनी का शेयर। और मैं ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पैंडेमिक से पहले-पहले उनके शेयर के प्राइसेज़ कम थे। जैसे ही पैंडेमिक आई, क्योंकि पता लगा कि पैंडेमिक है, समझ में आ रहा है? तो लोगों को दवाइयाँ चाहिए, जो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हॉस्पिटल वाली कंपनीज़ थी, उनके सारे के शेयर बढ़ गए। सन फार्मा अभी 650-700 रुपए पर चल रहा है, जो ₹290 पर घूम रहा था। ज़रा सोचो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब आपने पैंडेमिक से सीखा, कभी वॉर हुई होगी, तब सीख लो। इंडिया-पाकिस्तान कभी वॉर हुई हो या वर्ल्ड वॉर हो गई हो, तब कौन-सी कंपनियाँ गिरती हैं, उठती हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बदलती है तो कौन-सी कंपनियाँ गिरती, उठती हैं। अगर ऐसा करके आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो और फिर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसमें आपने एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने अलग-अलग कंपनी में पैसा लगाया, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया सारा का सारा, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफ़ाई किया। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा अपने बिज़नेस में लगाया, खुद की स्किल में लगाया, तो ऐसे करके तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस उनको कभी नहीं होता, जो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और अपनी यो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ को समझ के डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में मल्टी बैगर्स में पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दो। ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है एक बात बताओ, आपको अगर ये एहसास होता है कि ये मल्टी बैगर ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो कि जिनके स्टॉक थोड़े महँगे होते हैं, उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। अगर आपको 10 से 15% 20% की रिटर्न मिल रही है किसी कंपनी से, तो वो भी अच्छा ही रिटर्न दे रही है, रिस्क तो नहीं है कम से कम। आपको क्या लगता है, इन्फोसिस जैसी कंपनी, वो रिस्क फ्री कंपनी है। इन्फोसिस, टीसीएस एचयूएल, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये कंपनियाँ रिस्क फ्री कंपनी है। समझ रहे हो? इनके रिटर्न्स भी ठीक हैं, इतने इतने खराब नहीं है। मल्टी बैगर जितने तो नहीं है कि 100% 200% रिटर्न दें, लेकिन इनके रिटर्न भी हैं। 20% से लेके 60-70% तक इनके भी रिटर्न्स हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप मल्टीबैगर के चक्करों में मत पड़ो। उनमें आप ये मत सोचो कि जितना बड़ा रिस्क उठाओगे शेयर मार्केट में, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये गलत धारणा है। आपको रिस्क के फैक्टर को समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको अपनी रिसर्च करके जितने कम रिस्क वाले शेयर्स को खरीदोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता था। आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि रिस्क का मतलब क्या है, समझ में आता है? और आप लोगों ने समझा भी होगा कि रिस्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है शेयर मार्केट में। वो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये नॉलेज का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जाके खुद का डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। क्योंकि वाक़ई में यहाँ पर लोग करोड़पति हो गए, लोगों ने पैसा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है। जिसने आज से 20 साल पहले सिर्फ ₹10,000 लगाया था, वो हज़ार-हज़ार करोड़, 100-100 करोड़ रुपया उसका वो कन्वर्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कहानी है और ये सच भी है। पर इन दैट केस आपको फिर से कह रहा हूँ, डीमैट अकाउंट तो पहले खुलवाओ।
वो लोगों के डीमैट अकाउंट ही नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ, क्लिक करो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ और उसके बाद वहां पर आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। आप किसी को रेफर करके पैसा कमा सकते हो और वही पैसा शेयर मार्केट पे लगा सकते हो। और मजे की बात, सिर्फ डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाओगे तो 25 तारीख को अनाउंसमेंट होगी कि आईफोन किसे मिलने वाला है। किसी एक लकी विनर को आईफोन मिलेगा जो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो आप सभी भी कह रहा हूं, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस आप भी अमीर बन सकते हो। सोच बदलने की जरूरत है ना? तो अगर आपको ये सेशन काम में आया हो, बहुत मजा आया हो, तो मुझे आप जरूर, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे, आपके, मैंने आप कल जैसे बताया आपको कि हम आज 90 लाख अभी तो 90.5 लाख हो चुके हैं, मतलब ठीक है, 90,50,000 सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं। जब तक हम लोग 1 करोड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक हर एक संडे को मैं एक अमेज़न का एको डॉट देने वाला हूँ और साथ में स्मार्टफ़ोन भी लास्ट में मैं दूँगा। सो आप कमेंट करो, आप ये क्यों डिज़र्व करते हो? आपने इससे क्या सीखा? आप इसे लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके जीतने के चांसेस तो हमारे यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना? सो आई थिंक आप लोगों की नॉलेज काम आई होगी। सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया कि नहीं खुलवाया, ये भी लिखिए। नहीं खुलवाया तो कब खुलवाएँगे? खुलवा लीजिए। और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। वहाँ पर टैग करके लिखिए कि सर मैंने आपके कहने पर खुलवाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कल एक लड़के ने फिर से टैग किया था जिसने अपस्टॉक्स में रेफर करके अर्न किया था, पैसा कमाया था। उसको मैंने स्टोरी में शेयर किया था। जब आप रेफर करके अर्न कर रहे हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करो। वहाँ पर आप मुझे बताओ कि देखो सर आपकी वज़ह से मैंने ये किया है, तो मैं आपको रीटैग करूँगा। आपका उससे सर्किल बढ़ेगा। हो सकता है आप सर्किल बढ़ने से आप और लोगों के साथ शेयर करो और आपके लिंक को क्लिक करके फाइनली आपके लिंक से ही लोग डीमैट अकाउंट खुलवा लें और जिससे आपको पैसा मिले। सो आपके पास बथेरे ऑप्शंस हैं। जस्ट गो फॉर दैट, कमाओ, ठीक है? और इस चैनल के साथ जुड़े रहो, लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं किया है तो देखो दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। तो डू लाइक दिस सेशन। 10,000 लाइक क्या हम लोग कर लेंगे? सिर्फ 500 लोगों के लाइक्स की जरूरत है। 500 लोगों का दिल बड़ा होगा और ये 10,000 लाइक्स हो जाएँगे। और मैं जानता हूँ कि जिसका दिल बड़ा होता है, लाइक वही करता है। तो डू लाइक दिस सेशन, subscribe the channel and like the video, share with this knowledge with other people so that, और अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो ना, वाह 10,000 लाइक्स हो गए हैं। अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो तो आप एक वीडियो भी डाल दो साथ में कि देख अरविंद सर भी बोल रहा है। समझ में आ रहा है? आपको बेनिफिट होगा कि देख मैंने तो अरविंद सर से सारी नॉलेज लेता हूँ, ये वीडियो पकड़, तुझे भी समझ में आता है तो तू भी खुलवा ले भाई, लिंक देता हूँ फटाफट से खुलवा ले। और ऐसे करके हमारे ही सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोगों ने रेफर करके अर्न भी किया है। तो पहले डीमैट अकाउंट खुलवाओ, उसपे रेफर अर्न का ऑप्शन होता है, किसी को रेफर करके अर्न कराओ। मैं आपको बताता हूँ, ये अमीरों को खेल है, हमें सीखना है और एक दिन हम भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो लास्ट में जाते-जाते आपसे क्या कहूँगा, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा रिस्क ही हमारा डीमैट अकाउंट ही नहीं है। हम उल्लू के पट्टे हैं अगर हमारा डीमैट अकाउंट नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 18 साल से छोटा हूँ, तो आप अपने पापा के नाम से खुला लो, अपनी मम्मी के नाम से खुला लो। आप उनके नाम से खुला के आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता होता तो काश मैं अभी तक, तो पता नहीं यार, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम से करी थी ना नौकरी, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? दूसरा, मैं कभी भी एक ही कंपनी पैसा नहीं लगाऊँगा। तीसरा, एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाऊँगा। चौथा, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करूँगा। पाँचवाँ, पूरी रिसर्च करूँगा, ये पता लगाऊँगा गवर्नमेंट बदलती है तो कौन-सा स्टॉक गिरता है और भूकंप, सुनामी, पैंडेमिक आएगी तो कौन-सा स्टॉक गिरेगा, कौन-सा स्टॉक बढ़ेगा। ऐसी रिसर्च करके अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता हूँ, तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। रिस्क पैसा लूज़ करने में नहीं है, रिस्क रिसर्च ना करने में है। रिसर्च रिस्क अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई ना करने में है। रिस्क किसी की बात सुन के इन्वेस्ट करने में है। रिस्क एक ही कंपनी में पैसा लगाने में है। रिस्क एक ही सेक्टर में पैसा लगाने में है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को समझिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, वो सबसे ज़्यादा पाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड लक, बाय।